हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के चैप्टर नंबर 16 पाचन और अवशोषण में पाचक ग्रंथियों की संरचना और उनके कार्यों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम आहार नाल के बारे में पढ़ चुके हैं कि आहार नाल की संरचना किस प्रकार की होती है। आहार नाल और पाचक ग्रंथियां दोनों आपस में मिलकर मनुष्य का पाचन तंत्र बनाती है। इसका एक भाग इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। सेकंड भाग है पाचक ग्रंथियां, उसके बारे में हम आगे इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले पाचक ग्रंथियां मनुष्य में 3 प्रकार की पाई जाती है। फर्स्ट लार ग्रंथियां, सेकंड अग्नाशय और थर्ड है यकृत। 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में या मनुष्य के पाचन तंत्र में उपस्थित होती है। सबसे फर्स्ट लार ग्रंथि या इन्हें सैलाइवरी ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मनुष्य के पाचन तंत्र में पाई जाती है। पहली जोड़ी लार ग्रंथियों को कर्ण पूर्व ग्रंथि या पैरेटॉइड ग्रंथि कहते हैं, जो गाल वाले भाग में पाई जाती है। हमारा जो गाल वाला हिस्सा है वहां पर ये उपस्थित होगी, कान के नीचे पाई जाती है कर्ण पूर्व, इसलिए इसे कहा जाता है कर्ण मूल ग्रंथि भी इसे कहा जाता है, क्योंकि कान के नीचे की तरफ ये पाई जा रही है। सेकंड जोड़ी ग्रंथि अधोजंब। जंब शब्द का मतलब होता है जबड़ा। हमारे निचले जबड़े के नीचे लार ग्रंथियां पाई जाती है, इसलिए इन्हें अधोजंब ग्रंथि या सब मैक्सिलरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तीसरी प्रकार की लार ग्रंथियां हैं अधोजिह्वा। जीभ के नीचे पाई जाने वाली लार ग्रंथियां जीभ के नीचे पाई जाती है, इसलिए इन्हें अधोजिह्वा या सब लिंगुअल ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इन तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित जो पदार्थ होता है उसे लार के नाम से जाना जाता है। तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों के द्वारा जो पदार्थ स्त्रावित होगा उसे लार कहते हैं। लार एक प्रकार का क्षारीय तरल है। इसका जो माध्यम है क्षारीय होता है और लार के अंदर निम्न पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसमें सबसे पहले तो जल पाया जाएगा, अधिकांश मात्रा में लार में जल मिलेगा। सेकंड टाइलिन या अल्फा एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, और टाइलिन और अल्फा एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होता है। यानी भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन हमारे मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है, और वहां पर मुख गुहा में उस कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य टाइलिन या अल्फा एमाइलेज एंजाइम करता है। थर्ड एंजाइम इसके अंदर मिलता है लार में लाइसोजाइम, जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। जो भी भोजन के अंदर जीवाणु उपस्थित है उन जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य लाइसोजाइम के द्वारा किया जाता है। फोर्थ, लार के अंदर श्लेष्मा या म्यूकस पाया जाता है। फिफ्थ, सोडियम आयन लार के अंदर उपस्थित होंगे, क्लोराइड आयन लार के अंदर मिलते हैं, पोटेशियम आयन लार के अंदर मिलते हैं, और बाइकार्बोनेट आयन भी लार के अंदर मिलते हैं। ये सभी पदार्थ आपस में मिलकर लार का निर्माण करते हैं। इसके बाद सेकंड जो ग्लैंड या ग्रंथि है हमारी पाचक ग्रंथि, अग्नाशय या पैनक्रियाज जिसे कहा जाता है। और पैनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर में दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। दूसरी इसलिए बोला है क्योंकि यकृत, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, वो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। उसके बाद अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। अग्नाशय की स्थिति आमाशय और ग्रहणी के बीच होती है। आहार नाल की संरचना स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, इस तरह से मुखगोहिका, ग्रसनी, ग्रसिका, जे शेप का मिलता है आमाशय, और आमाशय नीचे की तरफ घूमकर बनाता है ग्रहणी नामक भाग। तो ये वाला जो हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है आमाशय है, ये हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ग्रहणी है।
छोटी आंत का भाग है, छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग को ग्रहणी कहते हैं। तो अग्नाशय जो ग्रंथि की स्थिति है आमाशय और ग्रहणी के बीच होती है, यानी ये जो ग्लैंड है यहां पर पोजिटेट होगी। आमाशय और ग्रहणी के बीच में यह अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। तो ये इसकी स्थिति है, इसकी पोजीशन है, आमाशय और ग्रहणी के बीच में यह अग्नाशय ग्रंथि उपस्थित होती है। इस ग्रंथि के द्वारा अग्नाशयी रस का स्त्रवण किया जाता है। यानी अग्नाशय ग्रंथि का काम है अग्नाशयी रस, जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो हम अभी आगे पाचन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। अभी केवल इतना याद रखना है, अग्नाशय की कोशिकाओं के द्वारा अग्नाशयी रस का स्त्रवण किया जाता है, जो एक प्रकार का पाचक रस होता है, पचाने में सहायता करता है। अग्नाशय ग्रंथि के ही अंतःस्रावी भाग जो लैंगरहैंस द्वीप समूह से बना हुआ है उसके द्वारा हार्मोनों का स्त्रवण किया जाता है। जैसे इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण किया जाएगा, ग्लूकागॉन हार्मोन का स्त्रवण किया जाएगा। तो विभिन्न हार्मोन जो है अग्नाशय ग्रंथि के अंतःस्रावी भाग या लैंगरहैंस के द्वीप समूह के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि दोनों प्रकार के कार्य कर रही है। ये बहिस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है तथा इसके साथ साथ यह अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है। इसलिए इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यानी अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा एंजाइम का स्त्रवण भी किया जा रहा है, अग्नाशयी रस में हार्मोनों का स्त्रवण भी किया जा रहा है। तो ये बहिस्रावी का भी काम करेगी और अंतःस्रावी का भी काम करेगी, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद तीसरी जो पाचक ग्रंथि हमारे अंदर पाई जाती है यकृत या लीवर जिसे कहा जाता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत होती है, जिसका वजन लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। इसका जो वेट या वजन है 1.2 से 1.5 किलोग्राम पाया जाता है। इसकी पोजीशन उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे स्थित होती है। यानी ये उदर गुहा वाला पार्ट है, यहाँ डायफ्राम संरचना मिलती है, इस डायफ्राम के नीचे लीवर पाया जाता है, लीवर या यकृत उपस्थित होगा। और डायफ्राम से यह एक संरचना के द्वारा लटका हुआ रहता है लीवर, जिसे लवित्राकार स्नायु या फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। यानी डायफ्राम के साथ जब ये अटैच होगा, ये डायफ्राम वाली स्ट्रक्चर है, तो डायफ्राम के साथ यह एक इस तरह के लिगामेंट से लटका रहता है। इस लिगामेंट को हम लवित्राकार स्नायु या फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं। और इस लवित्राकार स्नायु के कारण लीवर के अंदर 2 पालियां पाई जाती है। यानी लवित्राकार स्नायु है, उसकी उपस्थिति के कारण लीवर के अंदर 2 पालियां पाई जाएंगी। एक को हम दाईं पाली बोलते हैं, दूसरी पाली को बाईं पाली के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ये हमने यहाँ पर पालियां बनाई, एक पाली ये है इसकी लीवर की और दूसरी पाली ये है। तो लवित्राकार स्नायु या फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के कारण लीवर 2 पालियों में विभाजित हो जाता है, दाईं पाली और ये वाली होती है बाईं पाली। ये जो स्ट्रक्चर है लवित्राकार स्नायु या फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ये स्ट्रक्चर है डायफ्राम। तो लीवर डायफ्राम से लवित्राकार स्नायु से फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से जुड़ा रहेगा। इस लवित्राकार स्नायु के कारण लीवर 2 पालियों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें दाईं पाली और बाईं पाली कहा जाता है।
दाईं पाली का आकार बड़ा होता है जबकि बाईं पाली का आकार छोटा होता है। इन दोनों पालियों में यदि हम कंपैरिजन करें तो दाईं पाली बड़े आकार की पाई जाती है और बाईं पाली छोटे आकार की पाई जाती है। दाईं पाली के नीचे पित्ताशय उपस्थित होता है। अब ये जो इसकी दाईं पाली हमें दिखाई दे रही है, इसी के नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी। इस स्ट्रक्चर या संरचना को पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय या गॉल ब्लेडर के नाम से इसे जाना जाता है। तो दाईं पाली के नीचे की तरफ एक संरचना मिलती है जिसे पित्ताशय या गॉल ब्लेडर कहते हैं। पित्ताशय वाली संरचना से निकलने वाली वाहिनी पित्त वाहिनी कहलाती है और यकृत से निकलने वाली वाहिनी यकृत वाहिनी कहलाती है। यानी इन दोनों से अलग अलग वाहिनियां निकलेगी। जैसे दाईं पाली जो है उसके नीचे पित्ताशय पाया जा रहा है, पित्ताशय वाले भाग से एक वाहिनी निकली, इसे कहते हैं पित्त वाहिनी। पित्ताशय वाले भाग से निकलने वाली वाहिनी कहलाएगी पित्त वाहिनी। सेकंड, जो हमारा लीवर वाला भाग है उससे एक वाहिनी निकलती है, इस वाहिनी को बोला जाता है यकृत वाहिनी। पित्त वाहिनी पित्ताशय से निकलने वाली वाहिनी है, यकृत वाहिनी लीवर से निकलने वाली वाहिनी है। ये दोनों वाहिनियां आपस में मिलकर सामान्य पित्त वाहिनी बनाती है। जब ये दोनों वाहिनियां आपस में अटैच हो जाती है, ये वाहिनी पित्त वाहिनी और यकृत वाहिनी आपस में जुड़ जाती है। इन दोनों के मिलने से बनने वाली वाहिनी को सामान्य पित्त वाहिनी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसे सामान्य पित्त वाहिनी के नाम से जाना जाता है। तो पित्त वाहिनी और यकृत वाहिनी दोनों के मिलने से बनने वाली वाहिनी को सामान्य पित्त वाहिनी कहते हैं। और सामान्य पित्त वाहिनी पित्त को ग्रहणी वाले भाग के अंदर लाने का कार्य करती है। छोटी आंत का जो भाग ग्रहणी है वहां तक पित्त को लाने का कार्य इस सामान्य पित्त वाहिनी के द्वारा किया जाता है। तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे यकृत में और पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। यकृत में नेक्स्ट पॉइंट, यकृत का निर्माण यकृतीय पालिकाओं से होता है। यानी यकृत को बनाने वाली इकाई यकृतीय पालिकाएं होती है और इन यकृतीय पालिकाओं का निर्माण यकृतीय कोशिकाओं से होता है। यानी यकृतीय पालिकाएं आपस में मिलकर यकृत बनाती है और यकृतीय पालिकाओं को बनाने का काम यकृतीय कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। बहुत सारी यकृतीय कोशिकाएं आपस में मिलकर यकृतीय पालिकाएं बनाएंगी और यकृतीय पालिकाएं यकृत को बनाने का कार्य करती है तथा ये यकृतीय पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यकृतीय पालिकाएं होती है। इन यकृतीय पालिकाओं को यकृतीय कोशिकाएं बनाएंगी। अब यकृतीय कोशिकाएं जब आपस में अरेंज होती है इस तरह से, जैसे यकृतीय कोशिकाएं अरेंज है, तो इन यकृतीय कोशिकाओं के बीच सकरा अवकाश पाया जाता है। ये सकरा अवकाश है। यकृतीय कोशिकाओं के बीच जो सकरा अवकाश मिलेगा उस सकरे अवकाश को यकृतीय कोठरिया कहते हैं।
ये जो अवकाश यहाँ पर पाया जा रहा है, इस अवकाश को यकृतीय कोठरियों के नाम से जाना जाता है। और यकृतीय कोठरियों की भित्ति से एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं जुड़ी रहती है, जिन्हें कुप्फर कोशिकाएं कहते हैं। यकृतीय कोठरियों की भित्ति से या यकृतीय कोठरियों के अंदर विशेष प्रकार की सेल्स मिलेंगी। ये सेल्स, इन विशेष प्रकार की सेल्स को कुप्फर कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। और कुप्फर कोशिकाओं के द्वारा जीवाणुओं का भक्षण किया जाता है। उसके साथ साथ ये पुरानी आरबीसी का भक्षण करने का कार्य भी करती है। पुरानी आरबीसी को, लाल रक्त कणिकाओं को मारने का कार्य भी कुप्फर कोशिकाएं करेंगी। उसके अलावा भोजन में जो भी जीवाणु हैं उन्हें मारने का कार्य भी कुप्फर कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। तो यकृत की स्ट्रक्चर का भाग है। सबसे पहले तो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई यकृतीय पालिकाएं हैं। ये हमें जो दिखाई दे रही है, ये यकृतीय सेल्स है। ऐसी बहुत सारी सेल्स आपस में मिलकर यकृतीय पालिकाएं बनाती हैं। और यकृतीय पालिकाएं यकृत की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। यकृतीय पालिकाओं में का निर्माण यकृतीय कोशिकाओं से हुआ है। इन कोशिकाओं के बीच जो अवकाश मिल रहा है, इस अवकाश को यकृतीय कोठरियां बोलेंगे। यकृतीय कोठरियों की भित्ति में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें कुप्फर कोशिकाएं कहते हैं। और कुप्फर कोशिकाओं का काम जीवाणुओं का भक्षण करना और पुरानी आरबीसी का भक्षण करना होता है। जीवाणुओं को खाने का ही काम करती है। इसके अलावा पुरानी आरबीसी को नष्ट करने का भी काम इनके द्वारा किया जाता है। इसके बाद यकृत के कार्य हैं। यकृत हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, क्योंकि इसके द्वारा अनेक प्रकार के कार्यों को संपन्न किया जाता है। इसके द्वारा बहुत सारे कार्य संपन्न किए जाएंगे। जैसे पहला काम इसके द्वारा किया जाता है पित्त निर्माण, यानी सबसे पहला काम यकृत के द्वारा जो संपन्न किया जा रहा है वह है पित्त निर्माण। यकृत के द्वारा पित्त का फॉर्मेशन किया जाएगा। पित्त की विशेषता है, पित्त एक हल्का क्षारीय तरल होता है। पित्त थोड़ा सा हल्का सा क्षारीय तरल है। और पित्त का निर्माण करने वाले प्रमुख संरचनाएं या प्रमुख भाग पित्त के होते हैं जल, पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट आयन। ये सब पदार्थ आपस में मिलकर पित्त का निर्माण करते हैं। पित्त जो है वसा के पायसीकरण में सहायक है। वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया पायसीकरण कहलाती है। तो वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य पित्त के द्वारा किया जाता है। इसलिए पित्त वसा के पायसीकरण के अंदर सहायक होता है। और वसा का पायसीकरण होने के बाद ही वसा का पाचन संपन्न हो पाता है, वसा का अवशोषण संपन्न हो पाता है। इसलिए यह पित्त वसा के पाचन अवशोषण की क्रिया में सहायता प्रदान करता है। सेकंड कार्य जो यकृत के द्वारा किया जाएगा, यह कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का उपापचय करता है। यकृत के अंदर कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का उपापचय संपन्न किया जाता है। ग्लाइकोजन का संग्रह किया जाता है। जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन के रूप में यकृत के अंदर इकट्ठा किया जाता है। अमीनो अम्ल और वसा को कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। यकृत की कोशिकाएं अमीनो अम्ल और वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करती है, जिसे ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट कार्य लीवर का है यकृत का। यकृत के अंदर विभिन्न पदार्थों जैसे विटामिन ए, के, डी, B12, फॉलिक अम्ल, तांबा, जिंक, कोबाल्ट, इन सब पदार्थों को यकृत के अंदर संचित किया जाता है।
इन सब पदार्थों को यकृत की कोशिकाओं के अंदर संचित किया जाएगा, जिसका उपयोग शरीर की आवश्यकता पड़ने पर शरीर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट कार्य, अभी हमने ऊपर कुफ्फर कोशिकाएं वाली पढ़ी थी, तो यकृत की कुफ्फर कोशिकाएं पुरानी आरबीसी का और हीमोग्लोबिन का विघटन करने में सहायक होती है। यकृत की कुफ्फर कोशिकाओं के द्वारा पुरानी आरबीसी और हीमोग्लोबिन को तोड़ने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट वर्ग, यकृत का भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण भी यकृत के द्वारा किया जाता है। जब भ्रूणीय अवस्था है उस समय आरबीसी के निर्माण की क्रिया यकृत में संपन्न होती है। वयस्क अवस्था में आरबीसी अस्थि मज्जा में बनती है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी के निर्माण की क्रिया यकृत के अंदर संपन्न होगी। लास्ट इसका वर्ग, यकृत विषैले पदार्थों का निराविषीकरण करता है, यानी जो भी टॉक्सिक पदार्थ भोजन के साथ हमारे शरीर में आए हैं उन टॉक्सिक या विषैले पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करने का कार्य या उनके विष भाग को हटाने का कार्य या उन्हें निराविषीकरण करने का कार्य यकृत के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो यकृत एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है, क्योंकि यह बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य को हमारे शरीर के अंदर संपन्न करती है। तो आज के लेक्चर में हमने पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है। 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, लार ग्रंथियां, दूसरी थी अग्नाशय और तीसरी वाली ग्रंथि का नाम यकृत था। अब इससे संबंधित नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।